राठौड़। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या मैं आप सभी लोगों को विजिबल हूँ? हेलो? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? प्लीज एक्नॉलेज मी। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? ओके ओके। यस। फाइन। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, कल हमने गुप्ता पीरियड के बारे में बात करी थी, अब पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे। लेकिन पोस्ट गुप्त पीरियड के अंदर हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके आगे बात करेंगे। एक, साउथ इंडिया में क्या चल रहा है पोस्ट मौर्यन पीरियड से लेके, गुप्ता पीरियड से लेके पोस्ट गुप्त पीरियड के बीच में दक्षिण भारत के अंदर क्या चल रहा था। दक्षिण भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, और इसीलिए वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और कल्चरल अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं हमारे लिए। और इसीलिए आज हम देखेंगे साउथ इंडिया इन द एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में दक्षिण भारत कैसा हुआ करता था, वहाँ पे कैसी संस्कृति थी, और वहाँ पे क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं और एंशियंट टाइम्स में साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो जो पहली चीज आती है, जो पहला टर्म आता है, उस टर्म को कहते हैं संगम एज। दिस इज द संगम एज। अब संगम एज क्या है और संगम एज के अंदर किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार और मैं कंफर्म करना चाहता हूं आपसे कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। आई हैव अ लिटिल डाउट whether am I audible or am I visible properly or not. Am I audible? Am I visible? Am I visible? Please let me know. ओके ओके ओके। फाइन। ओके फाइन। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था संगम एज की। संगम एज जो कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट हमको जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में मिलती, वो संगम एज से ही मिलती है। हिस्ट्री में हमने बात करी ना कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंक्लूड करते हैं वो कोई सोर्सेस के बेसिस पे करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल हो सकते हैं, जो न्यूमिस्मैटिक हो सकते हैं, एंड जो लिटरेरी हो सकते हैं। तो संगम एज जो है ना, उसकी इंफॉर्मेशन हमको ज़्यादातर लिटरेचर से हासिल होती है। अभी जो संगम लिटरेचर है ये क्या है, उनसे क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, ये तो अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि संगम क्या है। व्हाट इज संगम? तो व्हाट इज संगम, पहला क्वेश्चन आता है। व्हाट इज संगम? संगम
तो इंग्लिश में कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कन्फ्लुएंस, यानी किसी भी एक से अधिक चीजों का मिलना। तो दैट इज कॉल्ड एज संगम, या फिर उसको कन्फ्लुएंस कहा जाता है। अब यहाँ पर साउथ इंडिया की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में संगम का मतलब क्या है, तो जो क्वेश्चन मैंने लिखा ना उसी के नीचे आंसर फॉर्मेट में मैं लिख के आपको बता देता हूं। इट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया विथ साउथ। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भाषा और संस्कृति का संगम, उसे ही संगम कहा गया है ना। अब दूसरी बात ये होती है कि ऐसा संगम क्यों हुआ, वाई संगम टुक प्लेस। देखो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ना हमेशा बहुत कट ऑफ रहे एक दूसरे से, कल्चरली भी कट ऑफ रहे, लिंग्विस्टिकली भी कट ऑफ है। ऐसा भी नहीं था कि कंप्लीटली कट ऑफ थे, लेकिन उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे जितना कि नॉर्दर्न इंडिया आपस में कनेक्टेड था, या जितना कि सदर्न इंडिया आपस में कनेक्टेड था। एंशियंट टाइम्स में जो लिटरेचर्स और एविडेंसेस हमको मिलते हैं, उन लिटरेचर्स और एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूड होता है कि नॉर्दर्न इंडिया की जो बॉर्डर्स थे, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ में ही है इंडिया के, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न इंडिया का जो कल्चर और लैंग्वेजेस थी, वैसी कल्चर और लैंग्वेजेस प्रेजेंट डे सेंट्रल इंडिया तक दिखाई देती थी। विंध्याचल माउंटेन रेंज, या फिर विंध्याचल के ठीक साउथ में नर्मदा रिवर, दिस जियोग्राफिकल फीचर्स वेर कंसिडर्ड एज द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। शायद आपको जियोग्राफी में वो कहानी बताई गई होगी सेज अगस्त्य की, कि वो उत्तर से दक्षिण की तरफ गए थे और वो विंध्याचल माउंटेन्स जो थे उनको रास्ता देना पड़ा था, और वो विंध्याचल माउंटेन्स ऊंचे होने से रुक गए थे। वो जो कहानी है वो पुराणों की कहानी है, और ये एक सिंबॉलिक स्टोरी थी कि नॉर्दर्न इंडिया एंड हो जाता था विंध्याचल माउंटेन रेंजेस के ऊपर, और उसके फर्दर जो इंडिया शुरू होता था वो सदर्न इंडिया था, और नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के बीच में कांटेक्ट कम था। अब वो कांटेक्ट कम होने की जो वजह थी, वो ये वजह थी कि सबसे पहली चीज तो ये थी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था नॉर्दर्न इंडिया से सदर्न इंडिया। कोई छोटी कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और एंशियंट टाइम्स में जहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन के बहुत अच्छे मीडियम नहीं हुआ करते थे, ऐसे में इतने लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करना आसान नहीं होता था। तो पहली बात तो ये थी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात ये थी कि जब आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हो, तो यू कम टू द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के हाईलैंड्स शुरू होते हैं। ये हाईलैंड्स उत्तर के मैदानों की तरह सपाट नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, घने जंगल हैं, और बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं। अब इन घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करके आगे बढ़ना आसान नहीं होता था। तो दूसरा हर्डल ये था, जियोग्राफिकल हर्डल जिसको हम बोलते हैं। अगर आप नॉर्थ से साउथ में आगे बढ़ोगे तो आपको पहले नर्मदा रिवर पार करनी है, उसके बाद ताप्ती रिवर पार करनी है, फिर आपको गोदावरी पार करोगे, कृष्णा पार करोगे, कावेरी तक पहुंचोगे। इस बीच भी इनकी कई छोटी बड़ी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज आएंगी, बहुत ज़्यादा घने जंगल आएंगे, पहाड़ी इलाके आएंगे, कई तरह की खतरनाक ट्राइब्स भी वहाँ पे हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें उत्तर और दक्षिण के कांटेक्ट को रोके रखे हुए थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि कांटेक्ट नहीं था, पर कांटेक्ट कम था। तो ये कल्चरल कनेक्शन दोनों के बीच में ओवरऑल बहुत कम रहा था। लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज से ये कल्चरल कनेक्शन शुरू होता है, और फिर उसके बाद सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है। अब अगली बात, ये जो बात है कि वाई संगम टुक प्लेस, तो इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई संगम क्यों हुआ। तो संगम प्राइमरीली दो रीजन से हुआ। सबसे, ये जो कांटेक्ट था ना उत्तर भारत और दक्षिण भारत का, ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन ये है। जब जियोग्राफिकल हर्डल्स थे, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो फिर गए ही क्यों, कोई दोनों में से कोई भी एक दूसरे की तरफ गए ही क्यों। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे खड़ा होता है, वो सवाल ये खड़ा होता है कि
उत्तर भारत दक्षिण की तरफ गया या दक्षिण भारत उत्तर, क्योंकि कन्फ्लुएंस होता रहा। देखो कन्फ्लुएंस या तो कैसे होगा, या तो नॉर्दर्न इंडिया साउथ के पास आएगा, या सदर्न इंडिया नॉर्थ के पास आएगा, या दोनों किसी तीसरी जगह पे जाके मिलेंगे। इन तीन तीन तरह से कन्फ्लुएंस हो सकता है। तो यहाँ पे ये कन्फ्लुएंस कैसे हुआ, नॉर्थ साउथ गया या साउथ नॉर्थ की तरफ आया, या दोनों कहीं जाके सेंट्रल इंडिया में मिल लिए। तो इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप दोगे, बहुत टाइम लगेगा, तो मैं ही दे देता हूँ इसका आंसर। इसका जो ये जो संगम हुआ ना, इसका पहला इंपॉर्टेंट रीजन था सीकिंग ऑफ पैट्रनेज, सीकिंग ऑफ पैट्रनेज बाय वैदिक स्कॉलर्स इन साउथ। तो सबसे पहले तो इस बात का जवाब हमको मिल गया कि इट वॉज नॉर्दर्न इंडिया दैट मूव्ड टुवर्ड सदर्न इंडिया। ये उत्तर भारत था जो दक्षिण की तरफ आगे बढ़ा। और क्यों आगे बढ़ा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीकिंग ऑफ पैटर्नेज बाय वैदिक स्कॉलर्स इन साउथ। देखिए नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बुद्धिज्म का बहुत तेजी से राइज हुआ था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी हमने देखा कि लगभग सभी रूलर्स ने बुद्धिज्म को बहुत पैटर्नाइज किया था। अशोक और कनिष्क जैसे ऐसे रूलर्स आए थे जो कंप्लीटली बुद्धिज्म को डिवोटेड थे। इंडो ग्रीक्स के बारे में भी हमने देखा था कि वो भी बुद्धिज्म को डिवोटेड थे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्राह्मण स्कॉलर्स को एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्राह्मण स्कॉलर्स को सफिशियंट पैट्रनेज नहीं मिलता है उत्तर भारत के अंदर। सफिशिएंट क्या नहीं मिलता है, पैट्रनेज नहीं मिलता है उत्तर भारत के अंदर। और उन्हें यह लगता है कि दक्षिण भारत जहां तक अभी बुद्धिज्म पहुंचा नहीं है, अगर वो साउथ इंडिया चले जाते हैं फार साउथ में, तो वहां पर अभी भी ऐसी डायनेस्टीज और अभी भी ऐसे रूलर्स थे जो वैदिक धर्म को प्रशय देते थे, जो वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स थे। तो बहुत बड़ी संख्या में वैदिक स्कॉलर्स साउथ की तरफ मूव करते हैं। तो पहला रीजन तो पैट्रनेज का मतलब होता है प्रशय देना। जब सरकार किसी चीज को बढ़ावा देती है, सरकार अपने इलाके में किसी चीज को फलने फूलने देती है, सरकार किसी चीज को अपने इलाके में फलने फूलने देती है, तो उसको पैट्रनेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको कि सरकार ने जो है, सपोज सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन किसी स्पोर्ट, सपोज बॉक्सिंग को लेकर सरकार ने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया कि भाई ये बॉक्सर्स यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उनका रहने का खाने का सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। तो इसको बोलते हैं पैट्रनेज, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रशय। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि मैं इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ पैट्रनेज, तो भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, और जब उसका हिंदी मीनिंग में बताता हूँ प्रशय, तो वो भी समझ में नहीं आता है। अब वो दोनों के बीच का वर्ड जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको इस प्रोसेस के थ्रू समझा दिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस प्रोसेस के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि पैट्रनेज क्या होता है, अपने इलाके में किसी को पनपने का मौका देना, ये पैटर्नेज होता है। तो जो एंशियंट रूलर्स होते थे, अगर मैं ये कहता हूं कि बुद्धिज्म को पैटर्नेज देते थे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने इलाके में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस रखते थे, वो अपने इलाके में बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज ओपन करते थे, वो अपने इलाके में ऐसे किसी भी एलिमेंट को पनिश करते थे जो बुद्धिज्म के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहे होते थे। यानी कि उन रूलर्स ने अपने इलाके में बुद्धिज्म को फ्लरिश होने दिया। और क्योंकि बुद्धिज्म एक्चुअली बहुत पॉपुलर रिलीजन हो गया था एंशियंट टाइम्स में, इसीलिए बहुत सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स को वो पैटर्नेज नहीं मिल रहा था। देखो ब्राह्मण स्कॉलर्स जो होते थे, उनकी लाइवलीहुड कैसे अर्न होती थी, उनकी लाइवलीहुड अर्न होती थी जिसको हम कहते हैं रिचुअल्स करके, हिंदी में कहते हैं कर्म कांड करके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही कि उत्तर में सारे लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिचुअलिज्म को तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में जो बहुत सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स थे, उनको लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ रही थी, और इसीलिए उस लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए वो दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, और दक्षिण भारत की तरफ जाके वहां के रूलर से पैटर्नेज को हासिल करते हैं। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों हुआ था संगम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ था कि फॉरेन इन्वेडर्स वेर
रूथलेस। हमने बात करी थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कि इंडो ग्रीक्स आए, सीथियंस आए, पार्थियंस आए, कुशान्स आए। ये सारे के सारे फॉरेन इन्वेडर्स थे। हालांकि ये सारे के सारे बाद में भारत के अंदर सेटल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेडर जब शुरू में आता है ना, तो वो पहले दिन से सेटल नहीं हो जाता। वो एक इन्वेडर की तरह बिहेव करता है। एटलीस्ट एक आध डिकेड तक या कुछ सालों तक तो वो इन्वेडर की तरह बिहेव करता है। लोकल पॉपुलेशन उसके उसके लिए हॉस्टाइल होती है, वो लोकल पॉपुलेशन के लिए हॉस्टाइल होता है। इस प्रोसेस में बहुत सारा ब्लडशेड होता है, प्लंडरिंग होती है। और क्योंकि नॉर्थ में इंडो ग्रीक्स आए, उन्होंने जो भी ब्लडशेड किया होगा तो किया ही होगा, पर उसके बाद वो सेटल हो गए, इंडियनाइज हो गए। लेकिन फिर सीथियंस आ गए, फिर सीथियंस को कुछ समय लगा इंडियनाइज होने में, फिर पार्थियंस आ गए, फिर उनको कुछ समय लगा इंडियनाइज होने में, फिर कुशान्स आ गए। तो लगातार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इन्वेजन्स की सीरीज चल रही थी उत्तर में, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोगों को इस लगातार ना खत्म होते इन्वेजन्स की वजह से माइग्रेट करना पड़ा। उनको लगा कि उन माइग्रेट करके अगर साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो शायद वहां पे वो सेफ रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि साउथ इंडिया में इन्वेजन पॉसिबल नहीं थे एंशियंट टाइम्स में, क्योंकि समुद्र के रास्ते इतने बड़े इन्वेजन हो नहीं सकते थे, क्योंकि उस तरह के नेवल फ्लीट ही नहीं हुआ करते थे किसी कंट्री के पास में कि बड़ी तादाद में इन्वेजन किया जाए। और अगर नॉर्थ से कोई इन्वेडर इन्वेजन करके आता था तो उसको नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक्सप्लोर करने में ही डिकेड्स निकल जाते थे। और साउथ इंडिया तो मैंने अभी आपको बताया कि जियोग्राफिकली कितना कट ऑफ था रेस्ट ऑफ इंडिया से या नॉर्दर्न इंडिया से, और इसीलिए नॉर्थ के किसी इन्वेडर का साउथ तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए इन्वेजन से भी काफ़ी सुरक्षा मिल जाती थी दक्षिण भारत में। तो ये दो प्राइमरी रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया कन्फ्लुएंस्ड विद साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्कॉलर्स साउथ इंडिया की तरफ मूव करते हैं। अब आप ये एक सिचुएशन विजुअलाइज करो कि उत्तर भारत से बहुत सारे स्कॉलर्स माइग्रेट करके साउथ की तरफ आ गए। अभी बहुत बड़े नंबर्स में स्कॉलर्स आ गए। मोस्ट ऑफ देम वेयर द ब्राह्मण स्कॉलर्स। अब इतने सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स साउथ इंडिया के अंदर आ गए, उन्होंने वहां आके शेल्टर लिया। कोई भी किंग हो, उसके टेरिटरी में अगर कुछ लोग आएंगे तो वो लोग या तो मेहमान हो सकते हैं जो कुछ वक्त के लिए आए हों, तो उनकी खातिरदारी करके कुछ समय बाद उनसे विदा ली जा सकती है। लेकिन अगर वो परमानेंटली सेटल होने के इरादे से आए हैं तो फिर वो लोग किसी भी किंगडम के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। वो लोग किसी भी किंगडम के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो इसीलिए ये बड़ी प्रॉब्लम आई। तो साउथ इंडिया के किंगडम्स में ये स्कॉलर्स गए तो इनको वेलकम तो किया गया, क्योंकि ये विद्वान लोग थे, नॉलेजेबल लोग थे, तो इनको वेलकम तो किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि ये करेंगे क्या यहाँ पे। अगर क्षत्रिय होते तो इनको सेना में रख लेते, फौज में रख लेते। अगर वैश्य होते तो ये व्यापार कर लेते और वहां पर इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे देते। अगर शूद्र होते तो इनको सर्विस सेक्टर में यूज किया जा सकता था, किले बनाने, महल बनाने, हथियार बनाने या किसी और सर्विस के काम में। लेकिन ये ब्राह्मण स्कॉलर्स थे, ये तीनों काम नहीं कर सकते थे। तो अब सवाल ये उठता था कि ये करेंगे क्या इस नई किंगडम के अंदर आके। तो इन्हीं से पूछ लिया कि भाई आप क्या करोगे आके। तो इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा कि इन साउथ इंडिया के रूलर्स को ये कहा इन्होंने कि हम आपको इतिहास में अमर कर देंगे। अच्छा, इतिहास में अमर कर दोगे, वो कैसे? तो बात ये पता चली कि उत्तर भारत के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो या कोई और दूसरे लिटरेचर्स हो, उन सभी लिटरेचर्स में साउथ इंडिया का जिक्र ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था साउथ इंडिया का जिक्र। तो ब्राह्मण स्कॉलर्स ने इन साउथ के रूलर्स को ये कहा कि हम आपके लिए लिटरेचर्स का क्रिएशन करेंगे, आपके अचीवमेंट्स को उन लिटरेचर्स के अंदर मेंशन करेंगे, जिससे आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, जो हो जाना चाहिए था अब तक पर नहीं हुआ। और ये बात दक्षिण भारत के क्षत्रियों को बहुत अच्छी लग गई। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा नाम हो जाएगा इतिहास के अंदर। और फिर उन्होंने इन ब्राह्मण स्कॉलर्स को प्रशय, शेल्टर या पैट्रनेज दे दिया। और जब इनको प्रशय मिला, इन ब्राह्मण स्कॉलर्स को प्रशय मिला, स्कॉलर साउथ इंडिया के अंदर भी थे, स्कॉलर नॉर्थ की तरफ से भी आ गए थे,
तब बहुत बड़ी संख्या में स्कॉलर्स दक्षिण भारत में इकट्ठे हो गए थे। और तब होते हैं संगम। तो संगम जो होते हैं, एक तरह तो संगम को हमने कन्फ्लुएंस भी कहा है, जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, लेकिन एक्चुअली जो इवेंट हुआ था, संगम इवेंट जो हुआ था, वो तीन बड़ी असेंबलीज हुई थी। तो 3 assemblies took place, या took place नहीं, 3 assemblies were organized। 3 असेंबलीज ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, और यहां पे जो असेंबलीज है, इसका मीनिंग है संगम, यानी कि 3 बड़े संगम हुए थे, 3 बड़ी असेंबलीज हुई थी। ये जो असेंबली थी, हर असेंबली के अंदर बहुत सारे विद्वान इकट्ठे होते थे और लिटरेचर्स का क्रिएशन करते थे। जो वादा उन्होंने किया था कि हम लिटरेचर्स का क्रिएशन करेंगे और दक्षिण भारत के राजाओं की जो ग्लोरी है, उस ग्लोरी को इतिहास में लेके आएंगे। तो उसके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 संगम हुए थे, एक के बाद एक नहीं, एक के बाद एक मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसे एक के बाद एक इमीडिएटली नहीं हुए थे, कई 100 सालों के बाद होते रहे थे 3 संगम। तो 3 बड़े संगम होते हैं। जो पहला संगम होता है ना, पहले संगम की हमको नो इंफॉर्मेशन, नो NO, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सिर्फ एक बात पता है हमको कि एट ये कहाँ पे हुआ, थेन मदुराई। एक कोई पुराना शहर था, एक तो मदुराई है तमिलनाडु के अंदर जो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक एंशियंट टाउन था जिसको थेन मदुराई कहा जाता था, वहां पर ये संगम हुआ था। अब ये जो थेन मदुराई नाम की जगह थी, ये थेन मदुराई अब नहीं मौजूद है, क्योंकि किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ये अब एक्सटिंक्ट हो गई। और क्योंकि कोई सुनामी लाइक कैलेमिटी की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई, तो वहां पर जितना भी लिटरेचर मौजूद था, वो भी सारा का सारा खत्म हो गया था। तो इसकी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपके लिए अच्छा है, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा संगम जो होता है, उस दूसरे संगम से हमको एक लिटरेचर मिलता है जिसका नाम है तोल काप्पियम। ये सारे वर्ड्स तमिल लैंग्वेज के हैं, एंड तमिल लैंग्वेज एक ऐसी एंटीक लैंग्वेज है जो दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है। संस्कृत भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन तमिल लैंग्वेज दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग लैंग्वेज है। तो ये दो, देखो हमारे देश के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, एक तमिल और एक संस्कृत। दोनों ही दुनिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और इन दोनों में भी सबसे पुरानी तमिल लैंग्वेज है। तोलकाप्पियम लिटरेचर हमको मिलता है। तोलकाप्पियम लिटरेचर, इट इज बेस्ड ऑन तमिल ग्रामर। इसमें तमिल ग्रामर की इंफॉर्मेशन है। और ये जो संगम होता है, ये संगम होता है एट कपाटपुरम। ये असेंबली कपाटपुरम में होती है। यहाँ पे भी बहुत सारे लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ था, लेकिन इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम में ये लिटरेचर्स पेरिश हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जो बचा रह गया वो तोलकाप्पियम था। और जो तीसरा संगम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट संगम होता है। ये जो तीसरा संगम है, प्रियांशु, प्राकृत भाषा भी संस्कृत से ही निकली हुई है, तो संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है, उससे पुरानी उत्तर में कोई लैंग्वेज नहीं है। दक्षिण में तमिल है डेफिनेटली, लेकिन ये प्राकृत, पाली, अपभ्रंश जो आज हम बोलते हैं, वो इस सबका जो सिंटेक्स है ना, कोई भी लैंग्वेज है ना, अपने सिंटेक्स से पहचानी जाती है। इन सबका जो सिंटेक्स है वो वही है जो संस्कृत में यूज हुआ करता था, है ना। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी लैंग्वेज के अंदर। अभी मैंने बोला सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी लैंग्वेज के अंदर। इसमें मैंने सिंटेक्स वर्ड इंग्लिश में बोला, बहुत के बाद इंपॉर्टेंट वर्ड इंग्लिश में बोला, फिर एक लैंग्वेज वर्ड इंग्लिश में बोला। लेकिन ये मैंने क्या बोला, ये मैंने हिंदी बोली, इंग्लिश, जबकि मैंने इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड इंग्लिश के बोले जिनके बिना यह सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता था। पर उसके बाद भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसका सिंटेक्स हिंदी है। तो सिंटेक्स से लैंग्वेज तय होती है, ना कि वर्ड से लैंग्वेज तय होती है। ठीक है। तो ये दूसरा जो है ना, तोलकाप्पियम लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इसको तोलकाप्पियर नाम के स्कॉलर ने लिखा था। इसको लिखने वाले जो स्कॉलर थे उनका नाम था तोलकाप्पियर। उन्होंने ये तोलकाप्पियम लिटरेचर लिखा था।
स्पेलिंग बहुत सिंपल है तोलकाप्पियर की, ये एम हटा के सिर्फ आर कर देना यहाँ पे। अब जो तीसरा संगम हुआ था, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि तीसरा संगम कहाँ हुआ था। तो इट टुक प्लेस एट मदुराई। तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा शहर मदुराई, जहाँ पे तीसरा संगम हुआ था। अब ये जो तीसरा संगम हुआ था, इसी संगम से हमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है संगम एज की, क्योंकि इस तीसरे संगम के मैक्सिमम लिटरेचर सरवाइव करते हैं। इस तीसरे संगम के मैक्सिमम लिटरेचर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो वो मैक्सिमम लिटरेचर्स कौन कौन से हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं थर्ड संगम, संगम लिटरेचर्स। थर्ड संगम के कौन कौन से लिटरेचर्स हैं। पहला लिटरेचर थर्ड संगम का, वैसे तो बहुत सारे एक एक करके मैं सारे लिखता हूं। पहला लिटरेचर है इट्टुट्टो गई। दूसरा लिटरेचर है पट्टू पट्टू। तीसरा लिटरेचर है पट्टी नेनी कील कनक्कू। चौथा लिटरेचर है शिल्पाधिकारम। पांचवा लिटरेचर है मणिमेखलई। और छठा लिटरेचर है सिंथमणि दिवागा। ये जो सारे लिटरेचर हैं, इनमें से तीन लिटरेचर, शुरुआत के जो तीन लिटरेचर्स हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको सबसे टफ लग रही होगी, ये तीनों पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक लिटरेचर्स हैं। और ये जो तीनों लिटरेचर्स हैं, ये स्टोरी है। देखो, ये जो नाम है, सारे तमिल लैंग्वेज के नाम हैं, है ना, इसीलिए आपको सुनने में अजीब से लग रहे हैं। लेकिन ये मत भूलना कि हमारे ही कंट्री की लैंग्वेज है और दुनिया की सबसे प्राचीन सर्वाइविंग लैंग्वेज है। तो ये जो तीनों है ना, ये याद कर लेना आप, ये तीनों पोयम्स हैं। और इनका जो सब्जेक्ट मैटर है, इट्टुट्टो गई, पट्टू पट्टू, पट्टी नीनी कील कनक्कू। इट्टुट्टो गई का मतलब होता है 8, पट्टू पट्टू का मतलब होता है 10, और पट्टी नीनी कील कनक्कू यानी कि 18। तो ये 18 सेट ऑफ पोयम्स, 8 सेट ऑफ पोयम्स और 10 सेट ऑफ पोयम्स हैं। और ये जो पोयम्स हैं, ये पोयम्स, इनका जो बेसिक थीम है वो है रोमांस और वॉर, यानी कि युद्ध और प्रेम पे आधारित है ये तीनों पोयम्स। और इसमें जो छोटी बड़ी कहानियां दे रखी ना, उन्हीं कहानियों से हमको पता चलता है कि उस वक्त दक्षिण भारत में कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी, कौन कौन से रूलर्स थे, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थे, कहाँ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कहाँ जीते कहाँ हारे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इन लिटरेचर्स से मिलती है। उसके अलावा ये लिटरेचर्स जो है ना, ये तीनों लिटरेचर्स ये एपिक की कैटेगरी में आते हैं। दीज लिटरेचर्स आर एपिक्स। एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। जैसे रामायण और महाभारत है ना, वैसे ही ये एपिक्स हैं। तो शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और सिंथमणि सेवाका, ये तीनों ग्रेट एपिक कहे जाते हैं तमिल लैंड के। और इनमें भी जो सबसे सबसे ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है वो है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। करूं स्टोरी शेयर में शिल्पाधिकारम की आपके साथ? अब तो डेली रोमांटिक स्टोरी। देखो, एंशंट इंडिया के अंदर, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गोल्डन एज थी, प्रॉस्पेरिटी थी। जहाँ प्रॉस्पेरिटी होती, इकोनॉमी अच्छी होती, वहीं पे रोमांस फ्लरिश करता है। तो ये तो अच्छी बात है, हमारे इतिहास के उस दौर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक स्टोरी है शिल्पाधिकारम, इसके बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी है साउथ इंडिया के चोला किंगडम के अंदर रहने वाले एक ट्रेडिंग फैमिली के लड़के और लड़की की। इसका जो हीरो है, उसका नाम है कोवलन।
और इसकी जो हीरोइन है उसका नाम है कन्नेगी। कोवलन एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग फैमिली से बिलोंग करता था, और कन्नेगी जो थी वो उससे भी ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। इन दोनों की मैरिज हो जाती है। अब कोवलन जो था वो बचपन से बड़ा सीधा साधा लड़का था, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था रिक्रिएशन में या रीजॉइसिंग में। वो बेचारा बस अपना काम करता था। करने की जो लड़की थी, वो लड़की को बहुत इंटरेस्ट था डांस, म्यूज़िक, घूमना फिरना, उस तरह की लाइवली लड़की थी वो। तो जब इनकी शादी होती है तो कन्नेगी कोवलन को कहती है कि तुमको भी थोड़ा लाइफ में थोड़ा सा जॉय लाना चाहिए, थोड़ा रिजॉइसिंग करना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं, काम बहुत रहते हैं, मैं क्या करूं। तो वो बोलती नहीं नहीं, टाइम निकालो और चलो मेरे साथ। तो वो बोलता है कहाँ चले। तो वो कहती है कि एक डांसर है माधवी, जो बहुत अच्छी डांसर है और बहुत मशहूर है दक्षिण भारत के अंदर, तो उसका डांस देखने के लिए चलते हैं। कोवलन बहुत रेजिस्ट करता है कि नहीं नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं है मुझे, पर माधवी करने की उसको बोलती है कि नहीं, चलना पड़ेगा। तो फिर कोवलन उसके साथ में जाता है और डांस देखता है माधवी का। वो पहली बार कोई डांस भी दिख रहा था, और वो डांस भी दिखता है एक एक्सपर्ट डांसर का, जो ना सिर्फ एक एक्सपर्ट डांसर थी बट शी वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। तो वॉट हैपन्स कि कोवलन जब माधवी के डांस को देखता है तो ही फेल इन लव विथ माधवी, को माधवी से प्यार हो जाता है। और अब बिना कन्नेगी के मोटिवेशन दिए वो माधवी का डांस देखने जाने लग गया। और अब कन्नेगी को भी नहीं ले जाता था, वो खुद ही जाता था उसका डांस देखने के लिए। धीरे धीरे माधवी ने भी इस बात को नोटिस किया कि कहीं पर भी मैं परफॉर्म करने जाऊं ये ज़रूर आता है, बहुत बड़ा फ़ैन है मेरा। तो वो उससे उसका कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, और धीरे धीरे दे बोथ फेल इन लव विथ ईच अदर। तो ये कहानी इस ऐसे मोड़ पे आ जाती है। अब होता ये है कि कन्नेगी को छोड़ के कोवलन माधवी के साथ रहने लगता है। ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। इनकी शादी जैसा ही हो जाता है। उसके बाद में कुछ समय बाद कोवलन जो था उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि माधवी डांस करती। वो ये कहता है कि मुझे पसंद नहीं आता कि तुम जो है डांस करती हो इधर उधर जाके। तो माधवी बोलती ये तो मेरा प्रोफेशन है, ये तो तुम पहले से ही जानते थे कि मैं डांस करती हूँ। तो कोवलन ये कहता है कि बस जो भी है, अब मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं पे भी डांस करो। तो माधवी बोलती नहीं, ये गलत बात है, हम साथ में रहते हैं, वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है डांस करना, वो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो झगड़ा हो जाता है इनके बीच में। तो कोवलन को लगता है कि यार ये तो डांस के प्रोफेशन को नहीं छोड़ रही, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, और वो हर्ट ईगो लेके वापस अपनी वाइफ के पास आ जाता है, कन्नेगी के पास। और कन्नेगी के पास वो आता है, कन्नेगी खुश हो जाती है कि ये वापस आ गया, और कन्नेगी उसको बोलती, वेलकम करती कन्नेगी उसको। और उसके बाद में फिर ये दोनों, कन्नेगी और ये साथ में रहने लगते हैं। अब होता ये है कि इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि कोवलन कन्नेगी को छोड़ के चला गया था, बहुत लंबे समय तक माधवी के साथ रहा था, तो इनका जो ट्रेड होता है, इनका जो बिजनेस होता है, वो चौपट हो जाता है। ये लोग जिस जगह पे रहते थे वो चोला किंगडम में थी। उस जगह का नाम जो हमको शिल्पाधिकारम लिटरेचर में मिलता है वो पुहार था। अब पुहार नाम के पुहार नाम की सिटी के अंदर ये रहते थे, पर इनका ट्रेड पूरा खत्म हो गया था वहां पे, क्योंकि कोवलन बहुत लंबे समय तक वहां पे नहीं था। तो माधवी उससे कहती कि जो भी है कोई बात नहीं हमारे पास में। और अब इनका क्या है, सारा जिसको हम बोलते हैं ना कैपिटल भी खत्म हो गया था, क्योंकि व्यापार पे ध्यान ही नहीं दिया कोवलन ने बिल्कुल भी। तो इनका कैपिटल भी खत्म हो गया, इनकी गुडविल भी डिस्ट्रॉय हो गई, और ट्रेड करने के लिए गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो कन्नेगी कोवलन को बोलती कि कोई बात नहीं, हम कैपिटल भी ले आएंगे और गुडविल भी ले आएंगे दोबारा। और वो कैसे लाएंगे। तो कन्नेगी कहती कि भाई मेरे पास में एक अंगूठी है, मेरे पास में एक ज्वेल्ड एंकलेट है, या एक अंगूठी होती है उसके पास में, कोई ज्वेलरी होती है उसके पास, बहुत वैल्यूएबल ज्वेलरी। वो कहती कि ये ज्वेलरी को हम बेचेंगे मदुराई में जाके। मदुराई बहुत बड़ा टाउन था, पांडे किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। तो वो बोलती हम मदुराई जाएंगे, मदुराई बड़ा शहर है, बिजनेस का ज़्यादा अच्छा स्कोप है, और जहाँ तक कैपिटल की बात है तो ये ज्वेलरी सेल करके हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, और उससे हम नया एम्पायर शुरू करेंगे, अपना नया ट्रेड शुरू करेंगे। ठीक है। ये दोनों माइग्रेट करके जाते हैं। शिल्पाधिकारम के अंदर इनके माइग्रेशन की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है,
क्योंकि गरीब हो जाते हैं ना ये लोग, इनके पास पैसा नहीं रहता है, तो ये नए घोड़ा कर सकते थे, नए गार्ड्स अपने साथ रख सकते थे। तो दोनों जंगल में जाते, दोनों जंगलों से होते हुए पुहार से मदुराई तक जाते हैं, यानी कि नॉर्थ तमिलनाडु से साउथ तमिलनाडु का रास्ता ये तय करते हैं। और इनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। बहुत फ्रीक्वेंटली बड़े ये लोग जो है मौत के मुंह से निकल निकल के बच के जाते हैं। बट फाइनली दे रीच्ड मदुराई, वो दोनों मदुराई पहुंच जाते हैं। और मदुराई में जब कोवलन ये ज्वेलरी सेल करने के लिए जाता है मार्केट में, तो उसके ऊपर ये डाउट किया जाता है मदुराई के मार्केट में कि उसने ये ज्वेलरी चुराई है। रॉयल फैमिली की ज्वेलरी लगती है देखकर, तो बहुत सारे सोल्जर्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चोर है, इसलिए लग तो नहीं रहा है इतना रिच, लेकिन ये इतनी बड़ी ज्वेलरी आके सेल कर रहा है, ज़रूर इसने रॉयल फैमिली की ज्वेलरी को चुराया है। तो वो लोग उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ के मार डालते हैं। ही गॉट किल्ड। और जब ये बात कन्नेगी को पता चलती है तो कन्नेगी बिकम्स फ्यूरियस, कन्नेगी बहुत फ्यूरियस हो जाती है। और कन्नेगी फ्यूरियस होके मदुराई शहर को श्राप देती है। वो कहती है कि अगर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो उस पतिव्रता धर्म की शक्ति से मैं मदुराई शहर को श्राप देती हूँ कि ये और इसका राजा जल के भस्म हो जाए। और फिर वही होता है, मदुराई शहर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कन्नेगी भी मारी जाती है उसके अंदर, कोवलन भी मारा जाता है उसके अंदर, मदुराई का रूलर नेंदू चेलियन भी मारा जाता है उसके अंदर, और मदुराई शहर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये है शिल्पादिकारम लिटरेचर और उसकी कहानी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है जिससे अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है, वो घटनाएं और कैरेक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं। पर क्योंकि तमिलनाडु का ग्रेट एपिक है इसीलिए इसकी स्टोरी मैंने आपसे शेयर करी। इसके बाद जो मणि मेखलई है ना, मणि मेखलई नाम है एक लड़की का जिसके ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। और मणि मेखलई शिल्पादिकारम का कंटिन्यूएशन है। मणि मेखलई को हम कह सकते हैं शिल्पादिकारम पार्ट 2। ऐसा होता है ना कि कहानी बहुत ज़्यादा कोई कहानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उस कहानी का पार्ट 2 की डिमांड होने लगती है। तो शिल्पादिकारम लिटरेचर इतना पॉपुलर हुआ तमिलनाडु के अंदर कि लोग कहने लग गए कि फिर क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा उसके बाद। तो कहानी रचने वाले उस कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते। अब कहानी को आगे कैसे बढ़ाएं? कोवलन की भी डेथ हो गई, कन्नेगी की भी डेथ हो गई, मदुराई जल के भस्म हो गया, कोवलन कन्नेगी का कोई बच्चा भी नहीं था कि वहां से कहानी को आगे बढ़ा दें। तो ये कहानी आगे बढ़ाते माधवी से। ये कहानी आगे बढ़ती कि जब कोवलन लंबे समय तक माधवी के पास रहा था तो माधवी से उसको एक बेटी हुई थी। उसी बेटी का नाम था मणि मेखलई। और मणि मेखलई कहानी है उस लड़की की जो अपनी मदर की तरह ही एक्सपर्ट डांसर थी, ब्यूटीफुल थी, और किस तरह से एक डांसर से वो एक बुद्धिस्ट नन बनी, इस पूरे प्रोसेस की वो एक कहानी थी। एक्चुअली होता ये कि मणि मेखलई के पीछे एक राजा पड़ जाता है, और वो जो राजा होता है वो राजा उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मणि मेखलई बोलती कि नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी, मेरी मदर जो थी उसने किसी के साथ शादी करी थी और वो डांसर्स की फैमिली लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो मणि मेखलई बोलती कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, डांसिंग इज माई पैशन, आई विल डू दैट। तो राजा जो था, राजा को ये बात ईगो हर्ट कर जाती कि मैं राजा हूँ, मैंने इसको मैरिज के लिए प्रपोज किया एक डांसर को और उसने मना कर दिया। तो राजा जो था ना वो और ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। पहले तो वो मनाने की कोशिश करता उसको तरह तरह से कि तुम मान जाओ, लेकिन मणि मेखलई फिर भी नहीं मानती है। तो वो फोर्स का यूज़ करता मणि मेखलई को के ऊपर। तो मणि मेखलई अब राजा से जीत तो सकती नहीं थी, तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करती है, एक नाव में सवार हो जाती और समुद्र में निकल जाती। वो ये सोचती कि अगर जीना होगा तो जी लूंगी, मरना होगा तो मर जाऊंगी, बट अपने आप को भाग्य के भरोसे, लहरों के भरोसे समुद्र के छोड़ देती। वो लहरें उसको किसी आइलैंड पे पहुंचा देती है, जिस आइलैंड पे उसको मिलता है एक बुद्धिस्ट मॉन्क। और वो बुद्धिस्ट मॉन्क से बोलती है, वो बुद्धिस्ट मॉन्क से कहती है कि, बुद्धिस्ट मॉन्क पूछता उससे कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो इस आइलैंड के ऊपर। वो बताती है कि मैं जो है एक डांसर थी और एक राजा मेरे पीछे पड़ गया। तो
सारी बात है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क उसको एक बात समझाता है, ये राजा तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, राजा तुम्हारी ब्यूटी के पीछे पड़ा है। ये तो तुम ब्यूटीफुल हो, ये इसके पीछे है राजा। अगर ये ब्यूटी खत्म हो जाए तो राजा का इंटरेस्ट भी तुम में खत्म हो जाएगा। तो वो बोलती है तो मैं क्या करूं। वो बोलता है उसको, बुद्धिस्ट मॉन्क उसको बोलता मणिमेखले को कि बुद्धिस्ट नन बन जाओ। जब तुम बुद्धिस्ट नन बनोगी तो हेड शेव कर लोगी, हेड शेव कर लोगी, भिक्षा मांग के खाओगी, अपनी बॉडी के अराउंड सिंपल से सैफरन क्लॉथ ड्रैप करोगी। तो ये सब चीज़ें जब होगी तो राजा को यूं ही तुम में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो वो समझ जाती उस बात को, वो दोबारा जाती, वो एक बुद्धिस्ट नन बन जाती। और जब वो बुद्धिस्ट नन बन के उसी राजा के सामने जाती है तो वो राजा उसको पहचान भी नहीं पाता है। और जब राजा को पता चलता है कि ये वही है मणिमेखले जिसके पीछे में पड़ा हुआ था, वो उसको देखता है कि ये तो ऐसी हो गई। तो जैसा कि बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा था कि राजा तुमसे नहीं तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता है, और वो ब्यूटी तो गायब हो गई थी उसके अंदर से, तो वो राजा जो था ना उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। इस तरह मणिमेखले को उसके लेवल पे निर्वाण मिल जाता है। तो ये मणिमेखले स्टोरी है। और अगेन सिंथमढ़ी सिवा का भी एक ऐसी स्टोरी है। तो ये जो सारे लिटरेचर्स हैं, ये सारे लिटरेचर संगम एज की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इनमें से दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज को मैंने आपके साथ शेयर किया। ये तीन स्टोरीज का क्रक्स मैंने आपको बताया कि रोमांस और वॉर के ऊपर बेस्ड है ये तीनों पोएटिक लिटरेचर्स, और ये तीन ग्रेट एपिक्स हैं। और इन सारे ग्रेट एपिक्स का क्रिएशन होता है थर्ड संगम के अंदर, जो मदुराई में होता है। तोलकाप्पियम का एक और इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है जिसका क्रिएशन सेकंड संगम में होता है, जो तमिल ग्रामर के ऊपर बेस्ड है। और पहले संगम की हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सिवाय इसके कि वो थेन मदुराई में हुआ था। और ये इन्फॉर्मेशन हमको इन लिटरेचर से हासिल होती है कि एक और संगम हुआ था थेन मदुराई में, पर उसमें कोई लिटरेचर सरवाइव नहीं करता है। तो हमने संगम को समझा, संगम क्यों होता है उसको समझा, उसके दो मेजर रीजंस को समझे, तीनों असेंबलीज उसकी देखी, और इन असेंबलीज में कौन कौन से मेजर लिटरेचर्स क्रिएट हुए वो सारे हमने बात करी। अब अगला हम देखते हैं संगम लिटरेचर्स। तो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिए, पर हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संगम लिटरेचर्स ठीक से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला संगम लिटरेचर इट है ना, ऐसे लिख देते फर्स्ट संगम। फर्स्ट संगम नो लिटरेचर, नो लिटरेचर है ना। और तीसरा मैं लिख रहा हूं प्लेस, तो एट थेन मदुराई। सेकंड संगम लिटरेचर तोलकाप्पियम। एट कपाटपुरम तमिलनाडु। तीनों ही तमिलनाडु में जगह, कपाटपुरम, थेन मदुराई और मदुराई तीनों ही तमिलनाडु के अंदर है। और थर्ड संगम लिटरेचर्स लिखेंगे बहुत सारे एक के नीचे एक। इट्टुट्टो गई 8 एंथोलॉजीज। पट्टू, पट्टू मतलब 5, और फिर 2 बार पट्टू मतलब 5 और 5, यानी कि 10 एंथोलॉजीज। और पट्टी नेनी कीलकरक्कू, यानी 18 एंथोलॉजीज। उसके बाद में शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, और तीसरा सिंथमढ़ी सिवागा। और ये कहाँ हुआ था? एट मदुराई। तो ये हो गया हमारे संगम लिटरेचर्स, और ये संगम लिटरेचर्स कहाँ कहाँ हुए थे। अब इस संगम लिटरेचर से हमको पता चलती है कुछ डायनेस्टीज। इस संगम लिटरेचर से हमको पता चलती है कुछ डायनेस्टीज।
कौन कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करती थी। तो जैसा कि नक्शे में आप देख रहे हो, तीन मेजर डायनेस्टीज हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सेफ्रॉन कलर के पैच में हमको चोला डायनेस्टी दिखाई दे रही, पिंक कलर के पैच में हमको पांड्य डायनेस्टी दिखाई दे रही है, और ग्रीन कलर के पैच में हमको चेरा डायनेस्टी दिखाई दे रही है। तो ये तीन मेजर डायनेस्टीज थी जो संगम एज में ज़्यादातर साउथ इंडिया को रूल करती थी। तो जो डायनेस्टीज थी इसके बारे में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। हम एक डायनेस्टी का नाम लिखेंगे, उसके ग्रेटेस्ट रूलर का नाम लिखेंगे, और उस डायनेस्टी का इंसिग्निया क्या था, उस डायनेस्टी के झंडे के ऊपर कौन सा चिन्ह बना हुआ होता था, इसकी क्योंकि इंफॉर्मेशन हमको मिलती है तो इसके बारे में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले चोला डायनेस्टी के बारे में लिखेंगे, है ना। चोला डायनेस्टी सब चलो ऐसा टेबल जैसा बना लेते हैं। डायनेस्टी, रूलर और इंसिग्निया, यानी कि सिंबल। सबसे पहले चोला डायनेस्टी, इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर है करिकला, और इंसिग्निया इनका था टाइगर, बाघ। करिकल एक बहुत ताकतवर रूलर था चोल डायनेस्टी का, जिसने कि पांड्यंस को भी डिफीट किया था और चेरास को भी डिफीट किया था और श्रीलंका तक कॉन्क्वेस्ट करी थी, और श्रीलंका से बहुत सारे स्लेव्स लेके आया था, और इन स्लेव्स को लाके कावेरी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बनवाया था। तो ये करिकला नाम का रूलर था जो कि चोला डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, फॉलोड बाय पांड्य डायनेस्टी। पांड्य डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर नेंदू जेलियन माना गया है। नेंदू जेलियन ये वही रूलर था जिसको कंडगी ने श्राप दिया था और मदुराई जल के भस्म हो गई थी। भले ही वो उस लिटरेचर के अंदर मारा गया, मरना तो खैर सबको है एक दिन ही, लेकिन फिर भी नेंदू जेलियन ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है क्योंकि पांड्य डायनेस्टी इकोनॉमिकली पीक पे थी उस वक्त जब नेंदू जेलियन रूल कर रहा था। और इनका जो इंसिग्निया है वो है एक कार्प। कार्प एक तरह की मछली होती है। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि कार्प जो होती है, जिसको हम कॉमन कार्प भी बोलते हैं, वो एक तरह की मछली होती है। तो यहाँ पे कार्प जो थी वो इनका इंसिग्निया हुआ करता था। इसके बाद में अगला जो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वो है चेरा डायनेस्टी। और ये जो चेरा डायनेस्टी है इसका ग्रेटेस्ट रूलर होता है सेंगुत्तुवन। सेंगुत्तुवन, इसको रेड चेरा भी कहा गया है, तो रेड चेरा भी बोलते हैं। और इन चेरास का जो इंसिग्निया होता है वो होता है बो एंड एन एरो, जिसको हम कहते हैं धनुष और बाण। ये इनका इंसिग्निया होता है। ये तीन मेजर डायनेस्टीज थी, ये तीन इनके मेजर रूलर थे। सेंगुत्तुवन जो है ना, इसके बारे में जो संगम लिटरेचर्स बताते हैं, सेंगुत्तुवन के बारे में संगम लिटरेचर ये बताते कि इसने नॉर्दर्न इंडिया तक कॉन्क्वेस्ट करी थी और हिमालय तक के इलाकों में पहुंच के कई रूलर्स को डिफीट किया था, ऐसा संगम लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कोई और दूसरा आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्स नहीं है जो कि इस बात को कंफर्म करता हो। बट फिर भी संगम लिटरेचर सेंगुत्तुवन को एक ऐसा कॉन्करर मानते हैं जो हिमालय तक पहुंच गया। संगम लिटरेचर करिकला को एक ऐसा रूलर मानते हैं जो श्रीलंका तक पहुंच गया। तो ये संगम लिटरेचर के अनुसार दक्षिण भारत के रूलर बड़े वैलरस थे और बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट्स इन्होंने की हुई थी। तो ये तो बात रही डायनेस्टीज ऑफ संगम एज की। अब हम बात करते हैं, मेजर रूलर्स भी हमने देख ही लिए संगम एज के, अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया में संगम एज के बाद पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। साउथ इंडिया में संगम एज होती है पल्लव चालुक्य चोला डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी और चेरा डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टीज अपने रोल को प्ले करती है। फिर उधर ग्रेजुअली वक्त बीतता है और धीरे धीरे डायनेस्टीज कमज़ोर पड़ती है, और फिर
इनके बाद साउथ इंडिया में जो पूरा पॉलिटिकल डोमेन होता है वो पल्लव एम्पायर डोमिनेट करता है। और पल्लव एम्पायर को इक्वली चैलेंज देते हैं एक डायनेस्टीज जिसका राइज होता है, जिसको चालुक्य डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो एक फेज है ना, पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है साउथ इंडिया की हिस्ट्री का, जो कि संगम के बाद फॉलो होता है। तो संगम लिटरेचर जहाँ ख़त्म होते, उसकी इंफॉर्मेशन जहाँ ख़त्म होती, उसके बाद जो साउथ इंडिया की हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हमको हासिल है, उसके अनुसार साउथ इंडिया में फिर दो बड़ी पावर्स का राइज होता है, एक पल्लव और एक चालुक्य। जहाँ पे आप देख सकते हो कि चालुक्य का एक्सपेंशन ग्रेजुअली नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आज का ज़्यादातर महाराष्ट्र का इलाका, आज के ज़्यादातर नॉर्थ कर्नाटक का इलाका, यहाँ पर चालुक्य स्ट्रांग है। वही पल्लव्स को हम देखते हैं कि आज के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल के अंदर और साउथ कर्नाटक के अंदर पल्लव्स का एक्सपेंशन था। तो ये जो पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया में दो बड़ी पावर्स आके रूल करती है, पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट। अब अगेन इस पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी हमको बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो नाम हमको याद रखने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है। जिसको हम कहते हैं ना, खानदानी दुश्मनी होती है कि भाई दादा के दादा के दादा के टाइम से दुश्मनी चली आ रही है और बेटे के बेटे के बेटे के बेटे तक दुश्मनी चली गई। इतनी लंबी दुश्मनी है पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट की। लेकिन हम उतने डीप पॉलिटिकल हिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ज़रूरत नहीं है हमको जाने की। लेकिन ये जो दुश्मनी जब प्राइम पे आई थी, अपनी जब पीक पे आई थी, उस पॉइंट की हम ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पल्लव्स, है ना। पल्लव्स वेयर अ मेजर पावर इन तमिल लैंड and Chalukyas were a major power in Upper Deccan region. अपर डेक्कन रीजन में चालुक्य बड़ी पावर है और तमिलनाडु के अंदर पल्लव बड़ी पावर है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम, इनकी कैपिटल भी ध्यान रख लो, ये नक्शे में दिखाई दे जाएगी आपको। दिस वातापी इज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास एंड कांची इज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स। तो ये भी पॉइंट याद रखना आपको। पल्लव कैपिटल वॉज कांची, जिसको अब कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। एंड चालुक्य कैपिटल वॉज वातापी, या इसको बादामी भी बोलते हैं। तो बादामी या वातापी दोनों नामों से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब इनके बीच में जो पहली बार बड़ा इनके इनके बीच में जो पहली बार बड़ा एक इन्वेजन, या इनके बीच में पहला जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कब होता है? तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम वॉज, कब होता है? इन अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली कोई भी साल नहीं बता सकता है, लेकिन 643 एडी में, 643 एडी में इनके बीच में पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वेन वेन चालुक्य रूलर चालुक्य रूलर जिसका नाम होता है पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड अटैक्ड कांची एंड किल्ड महेंद्र वर्मन।
चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड, जो कि चालुक्य डायनेस्टी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर माना जाता है, वो अपने टेरिटोरियल एम्बिशन को पूरा करने के लिए कांची के इलाके में हमला करता है। और यहाँ पे पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन के साथ में उसका मुकाबला होता है, जिसमें महेंद्र वर्मन ना सिर्फ हार जाता है बल्कि महेंद्र वर्मन की डेथ भी हो जाती है बैटलफील्ड के अंदर। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से इनके कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। अब ये कांची का जो इलाका था ना, ये वाला जो इलाका, ये इलाका वो है कि कावेरी नदी निकलती है और कावेरी नदी के जो डेल्टास है वो यहाँ पे बनते हैं। कावेरी का यहाँ पे माउथ भी बड़ा हो जाता है, कावेरी बहुत सारा जो सिल्ट लेके आती है उस इलाके में बिछाती है। तो ये जो इलाका है ना, बहुत फर्टाइल इलाका था उस समय। पूरे साउथ इंडिया में इस इलाके का बहुत इम्पोर्टेंस था, क्योंकि ये इलाके में फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। इतना सा इलाका ना इस पूरे बड़े एम्पायर के बराबर रेवेन्यू यील्ड करता था। और इसीलिए साउथ इंडिया के अंदर जो भी पावर्स आएंगी, चाहे इस वक्त हो या बाद की पावर्स हो, इस इलाके के डोमिनेंस को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। ये लड़ाई भी इसीलिए हुई थी क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका ऐसा है जहाँ पे कि वेस्टर्न घाट से निकल के आने वाली नदियाँ बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और इसीलिए वो इलाका जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का इलाका, बहुत फर्टाइल इलाका होता है। हर कोई उस फर्टाइल इलाके के ऊपर कब्जा करना चाहता था। इसी ऑब्जेक्टिव से चालुक्य रूलर ने यहाँ पे हमला भी किया था, सक्सेसफुल भी हुए थे, और उन्होंने महेंद्र वर्मन को डिफीट भी कर दिया था। और महेंद्र वर्मन जो था वो मारा भी गया था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, खानदानी दुश्मनी थी तो यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली थी, इसका बदला भी लिया गया, है ना। लिखिए, इन रिस्पॉन्स नरसिंह वर्मन इन रिस्पॉन्स नरसिंह वर्मन ऑफ पल्लव डायनेस्टी In response, Narasimhavarman of Pallav dynasty attacked Pulkeshin and defeated him. साथ ही साथ killed him, और साथ ही साथ captured वातापी। ये जो वातापी कैपिटल थी ना, इस वातापी कैपिटल को कैप्चर कर लिया। बदला देखिए, ये नरसिंह वर्मन जो था ना, ये नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन का बेटा था, और इसने अपनी बाप की मौत का बदला लिया। और बदला भी जो है पूरा, जिसको हम कहते हैं ना कि इंटरेस्ट के साथ में लिया इसने। इसने वातापी के ऊपर हमला कर दिया, और वातापी के ऊपर हमला करके ना सिर्फ पुलकेशिन सेकंड जैसे ताकतवर रूलर को डिफीट किया, बल्कि उसको मार भी डाला। और इतना ही नहीं, इन्होंने वातापी को भी कैप्चर कर लिया। जो पुलकेशिन ने हमला किया था तो उन्होंने महेंद्र वर्मन को मार तो डाला था, पर वो कांची पे कब्जा भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इन्होंने जो बदला लिया, एक कदम आगे बढ़ के लिया, इन्होंने वातापी के ऊपर कब्जा भी कर लिया। और इसीलिए ये जो रूलर है ना नरसिंह वर्मन, ये नरसिंह वर्मन पल्लव डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल अचीवमेंट। और he is also called as is also called as वातापी कोंडा। यहां पे कोंडा का मतलब होता है जीत लेने वाला, जिसने कॉन्कर कर लिया। तो जी, क्योंकि इसने वातापी को जीत लिया था, इसलिए तमिल लैंग्वेज में इसको ये टाइटल मिला, वातापी कोंडा, यानी कि वातापी को जीत लेने वाला। तो ये जो राइवलरी थी ना, ये राइवलरी यहाँ पे अपने पीक पर पहुंच गई थी। ये राइवलरी यहाँ पे अपने पीक पर पहुंच गई थी। इसके बाद भी राइवलरी चलती रही, इनके जो दोनों के, पुलकेशिन के और नरसिंह वर्मन के जो आने वाली जनरेशन्स थी, वो आपस में लड़ती रही, लेकिन वैसा कोई डिसाइसिवनेस नहीं आ पाई। जहाँ तक वातापी का सवाल है तो वातापी कॉन्कर हो गया था, पर नरसिंह वर्मन की डेथ के बाद पुलकेशिन के डिसेंडेंट्स ने वातापी को दोबारा यानी कि रिकॉन्कर कर लिया था। बाद में कांची के ऊपर हमले हुए, कुछ जीत भी मिली, कांची ने भी उनके ऊपर हमले किए, लेकिन ये दुश्मनी ऐसी बनी रही। दोनों एक दूसरे के वजूद को नहीं मिटा सके।
बहुत लंबे समय तक। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस राइवलरी का ये फेज जो है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैंने इस राइवलरी के इस फेज के बारे में आपको बताया। अब इसके अलावा हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, जो कि साउथ इंडिया में डेवलप हो रहा था, खास तौर पे पल्लव और चालुक्य पीरियड में। जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही डायनेस्टीज, चाहे पल्लव हो या चालुक्य हो, और दोनों ही डायनेस्टीज चाहे आपस में कितनी भी राइवलरी करती हो, लेकिन आपने नक्शे में देखा कि दोनों की टेरिटरीज बहुत बड़ी थी। पल्लव्स के पास में भी बहुत सारे रिसोर्सेज थी, फर्टाइल इलाके थे। चालुक्यास के पास उतने फर्टाइल इलाके तो नहीं थे जितने कि पल्लव्स के पास में थे, लेकिन फिर भी चालुक्यास के पास भी बहुत बड़ी टेरिटरी थी और उनके पास भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता था। तो जब कोई बड़े किंगडम्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है, तो फिर हमको आर्किटेक्चरल एविडेंसेस मिलते ही मिलते हैं वहाँ पे। जब भी किसी रूलर के पास में पैसा होता है तो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता ही होता है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मकान बनाना हो, घर बनाना हो, और आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं हो, करोड़ों रुपए हो आपके पास में, तो फिर आप बहुत दिल खोल के खर्चा करोगे। आप ये कहोगे कि भाई मकान थोड़ा अलग लगना चाहिए, नॉर्मल जैसा नहीं लगना चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं लगना चाहिए। और फिर उस प्रोसेस में कुछ ज़ोरदार क्रिएशन होगा। फिर आपके जो मजदूर होंगे, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, आपके जो इंजीनियर होंगे, वो भी फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ यार भाई, मालिक ने बोला है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हम भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती वो करेंगे। और जब वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें करते हैं, तो जो क्रिएशंस होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इसीलिए हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हमको बड़ी पावरफुल इकोनॉमिकली रिच डायनेस्टीज दिखाई दी है, वो अपने पीछे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स छोड़ के गई है। ये आर्किटेक्चर्स इस बात का एविडेंस है कि वो दौर इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पेरस था। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अंदर साउथ इंडिया के अंदर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट क्या हो रहा था। तो इसका ना पूरा क्रेडिट जो है ये जाता है पल्लव्स को, क्योंकि ऑब्वियसली पल्लव्स ज़्यादा रिच थे। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको इस आर्किटेक्चर के, ये अभी बिगिनिंग है। बेसिकली हम द्रविडियन आर्किटेक्चर को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन द्रविडियन आर्किटेक्चर को पढ़ने की हम यहाँ पे आज सिर्फ शुरुआत करेंगे, क्योंकि द्रविडियन आर्किटेक्चर को और आगे यानी कि नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं आने वाले साउथ इंडियन रूलर्स, जिनके बारे में हम उस वक्त बात करेंगे जब उनके चैप्टर्स आएंगे। लेकिन क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी, इसलिए आज हम द्रविडियन आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया को एक वर्ड में जब हम बताएंगे तो हम कुछ यूं कहेंगे कि पल्लव्स, इन्हीं को क्रेडिट दिया जाएगा, डेवलप्ड एन आर्किटेक्चर called as Dravidian architecture। तो ये जो आर्किट, एक तरफ हमने देखा था गुप्ता एज में कि उत्तर भारत में नर्मदा रिवर के नॉर्थ में और चंबल के साउथ में जो एक खास आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था, जिसको हमने नाम दिया था नगर शैली, या जिसको इंग्लिश में नागर स्टाइल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। बिल्कुल उसके पैरेलली साउथ इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा था द्रविडियन आर्किटेक्चर, जिसको द्रविड़ शैली कहते थे। ज्यादातर ये जो आर्किटेक्चर है हमको कावेरी रिवर के साउथ में देखने को मिलता है, या कावेरी रिवर के थोड़ा सा नॉर्थ और बाकी कावेरी रिवर के साउथ में देखने को मिलता है। कावेरी से लेके नर्मदा के बीच में जो आर्किटेक्चर था, उसके बाद में उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसको वेसर शैली या वेसारा स्टाइल कहते हैं, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कावेरी नदी के आसपास और उसके फर्दर साउथ में हमको देखने को मिलता है। अब ये जो आर्किटेक्चर होता है ना, द्रविडियन आर्किटेक्चर, इसकी शुरुआत जो होती है वो करता है इट वॉज स्टार्टेड बाय महेंद्र वर्मन। ये वही महेंद्र वर्मन थे जिनको पुलकेशिन सेकंड ने इन्वेड किया था, जिनकी टेरिटरी पे, और ये उस लड़ाई में मारे गए थे।
ये वही महेंद्र वर्मन है जिन्होंने वीर गति को प्राप्त होने से पहले आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी थी, है ना। ये इन्होंने शुरुआत कर दी थी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की। और उसके फीचर कैसे होते थे, जो आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि फीचर कैसे होते थे। तो सबसे पहले इसका पॉइंट देखेंगे, अर्ली द्रविड़ आर्किटेक्चर, अर्ली द्रविड़ आर्किटेक्चर वॉज मोनोलिथिक रॉक कट। अर्ली द्रविड़ आर्किटेक्चर वॉज मोनोलिथिक रॉक कट, जो कि एंशियंट इंडिया की सिग्नेचर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता था। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के उसके अंदर हॉलो स्पेस बना देना और उसी में मंदिरों का या केव्स का निर्माण करना। तो अर्ली द्रविड़ आर्किटेक्चर जो था ना, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होते थे। नॉर्थ इंडिया में भी हमको बहुत सारे इस तरह के मोनोलिथिक आर्किटेक्चर मिलते हैं। अर्ली द्रविड़ टेम्पल्स, early Dravid temples were small and flat roofed। बिल्कुल नागर स्टाइल वाला फीचर है ये, कि मंदिर छोटे भी होते थे और सपाट छतों वाले होते थे। जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, इसमें सपाट छतें हैं। तो ये छोटे मंदिर होते थे, सपाट छत होती थी। फिर उसके बाद तीसरा फीचर आता है रथ स्टाइल टेम्पल्स वेर डेवलप्ड। बाद में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे मंदिर थे ना, ये साउथ इंडिया के अंदर इस तरह से डेवलप होने लग गए पल्लव पीरियड में, जैसे कि देखने में कोई रथ लगता है। रथ यानी कि चैरियट। अब एक्चुअली तो आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन फिल्मों में हमने देखा है, फोटोज में हमने देखा है कि चैरियट कैसा होता है। तो ये चैरियट जैसे कि पहिया बना हुआ हो, पहिए के ऊपर कोई वैगन रखा हुआ हो, आगे घोड़े बंधे हुए हैं। तो है तो वो एक स्टेशनरी पत्थर, लेकिन उसको बनाया है रथ के आकार में। और एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इस तरह के टेम्पल्स का, जिसको बोलते हैं पांच पांडव टेम्पल। पांच पांडव टेम्पल उसको बोलते हैं। पांच पांडव के एक पांडव के एक रथ जैसा, एक पांडव का एक रथ, और ऐसे पांच रथों वाले पांच पांडव टेम्पल्स साउथ इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, जो कि पल्लव आर्किटेक्चर का एक यूनिक फीचर है। और उसके बाद बिल्कुल जब पल्लव आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया था, तब हमको एक नया फीचर दिखाई देता है। वो नया फीचर यहाँ पे हमको दिखाई देता है। ये जो है ना, ये रथ टेम्पल्स हैं, और ये है फाइनल स्टेज में जब पल्लव आर्किटेक्चर अपने पहुंच गया था, है ना। विमान ऑन द टॉप ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों के ऊपर। पहले हम देखते हैं कि फ्लैट रूफ टेम्पल्स होते हैं, जैसे नागर स्टाइल में भी शुरू में हमने देखा था कि एकदम फ्लैट रूफ टेम्पल्स होते थे। लेकिन लेटर पार्ट में हम नागर स्टाइल में भी देखेंगे कि फ्लैट रूफ्ड नहीं रह जाते टेम्पल्स। उसी तरह से द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर भी हम देखते हैं कि विमान डेवलप होता है। उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं ना, उसके बारे में हम राजपूत पीरियड में पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं उसमें शिखर होता है, जिसका आकार कहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये ऐसा होता है शिखर का आकार, कुछ इस तरह से शिखर का आकार होता है। लेकिन जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स थे, उसके ऊपर बनते थे विमान, और ये विमानों का आकार जो होता था कुछ इस तरह से होता था, है ना, बिल्कुल एक पिरामिडल शेप की तरह होता था। तो ये डिफरेंस है उत्तर भारत के मंदिरों के टॉप और साउथ इंडिया के मंदिरों के टॉप में, जो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। तो ये जो विमान स्टाइल ऑफ फीचर था, ये भी पल्लव पीरियड के दौरान ही डेवलप हुआ था, जिसको आगे आने वाले रूलर्स ने साउथ इंडिया में बहुत ही ग्रैंड स्केल्स पर कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था। तो ये सारे के सारे फीचर अर्ली द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के थे, जिनकी शुरुआत मोनोलिथिक रॉक टेम्पल्स से हुई थी। फिर बाद में इसको रथ स्टाइल में कन्वर्जन हुआ, और बाद में उसके बाद इन मंदिरों के ऊपर विमानों का निर्माण शुरू होता है। तो ये
द्रविडियन आर्किटेक्चर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। और इसी के साथ में आज का लेक्चर अभी यहीं ख़त्म करेंगे अपन, और फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे आने वाले नए टॉपिक में। जय हिंद।